हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। और आज हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान की ये हमारी चौथी क्लास है। और आज ये क्लास फिर लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। और आज हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन पंचायती राज प्रणाली से शुरुआत करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे पंचायती राज प्रणाली। जी हाँ, पंचायती राज प्रणाली जो है इसमें कुल जो है इसका शुभारंभ की बात करें तो इसकी शुभारंभ जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली की जो है शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुभारंभ हुआ था इसका। संवैधानिक दर्जा की बात की जाए तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा और 24 अप्रैल 1993 को यह लागू किया गया। इसके स्तर की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत स्तर पर, खंड पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्तर है जो कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। जी हाँ, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत जिसे ब्लॉक बोलते हैं, और जिला पंचायत। बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर इसे शुरू किया गया था। स्थानीय स्वशासन के जनक की बात करें तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, और राज्य सूची का विषय यह है। जी हाँ, इसमें कुल टोटल विषय की बात करें तो 29 विषय हैं। जी हाँ, पंचायती राज में कुल 29 विषय आते हैं जिसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने पंचायती राज स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे यहाँ नगरीय स्वशासन प्रणाली के बारे में। जी हाँ, इसमें कुल विषय की बात करें तो 18 विषय हैं। संवैधानिक दर्जा की बात करेंगे तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और 1 जून 1993 से इसे लागू किया गया। इसमें स्तर की बात की जाए तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये 3 स्तर इसमें थे, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो यहाँ हमने स्थानीय स्वशासन, इसमें पंचायती राज प्रणाली और नगरीय स्वशासन प्रणाली दोनों के बारे में जान लिया। ये दोनों हमारी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर स्टार्ट की गई थी। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, यहाँ से हमारे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनते हैं। अगला हम लोग देखेंगे पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियाँ थी, उनके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति। जी हाँ, बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में, इनका प्रमुख सुझाव था त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, जिसमें ग्राम, खंड और जिला पंचायत। जी हाँ, ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायत, ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 में यहाँ पर सुझाव दिया गया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली रहेगी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अगला हम लोग देखेंगे अशोक मेहता समिति। जी हाँ, जो कि 1977 में आया था। उनका प्रमुख सुझाव था द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, जिसमें खंड पंचायत और जिला पंचायत। जी हाँ, ये 2 चीज़ें हैं जो यहाँ पर होंगी, खंड पंचायत होगी, जिला पंचायत होगी। अगला देखेंगे जीवी केशव समिति। जी हाँ, जीवी केशव समिति जो कि 1985 में आया था। अगला हम लोग देखेंगे लक्ष्मी सिंघवी समिति। जी हाँ, LM सिंघवी समिति जो कि 1986 में, यहाँ पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया था। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि लक्ष्मी सिंघवी समिति 1986 के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अगला हम लोग देखेंगे PK थुंगन समिति जो कि 1988 में आया था। ये भी पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियाँ थी। तो ये हमारी कुछ प्रमुख समितियाँ थी जो पंचायती राज से संबंधित थी, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अब यहाँ हम थोड़ा पंचायती राज और नगर निकाय के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। जी हाँ, सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 1/3 निर्धारित हैं। कार्यकाल की बात करेंगे तो 5 वर्ष है। वित्त की सिफारिश जो है राज्य वित्त आयोग करता है, और रिक्त सीट होने पर पुनः चुनाव 6 माह के अंदर कराना आवश्यक है। वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। तो ये हमारे पंचायती राज से संबंधित कुछ फैक्ट थे जिनको हमने जाना। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे वित्त आयोग के बारे में देखेंगे। जी हाँ, वित्त आयोग के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो वित्त आयोग जो है हमारा जो अनुच्छेद 280 के तहत है। गठन की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर। जी हाँ, वित्त आयोग जो है इस अनुच्छेद 280 के तहत इसका जो गठन है प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कार्य सुझाव देना, इसमें संघ और राज्य के मध्य करों के बीच बंटवारा करने के संबंध में इसका कार्य होता है, और राज्यों को अनुदान सहायता के संबंध में। जी हाँ, यह राज्यों को अनुदान सहायता के संबंध में कार्य करता है। संघ और राज्य के मध्य करों के बंटवारे के बीच के यह कार्य देखता है। अगला देखेंगे वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है। कुछ हम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो पहले जो थे हमारे KC नियोगी थे। 12वां जो है डॉक्टर C रंगराजन, 13वां जो है डॉक्टर विजय केलकर, 14वां की बात करें तो YV रेड्डी, और 15वां जो है NK सिंह हैं। और अभी 16वें जो बन चुके हैं, आप इसे लोग जरूर बताइएगा कि 16वें कौन बने हैं। ये हमारे उस कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि 16वें कौन बने। हम बता भी देते हैं अरविंद पनगड़िया। जी हाँ, हमारे अरविंद पनगड़िया जी हमारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, जिसे आप लोग याद रखेंगे।
संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और रिपोर्ट जो है किसे सौंपता है तो यह राष्ट्रपति को सौंपता है, लेकिन सलाह मानना बाध्यकारी नहीं होती। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वित्त आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिनसे हमारे एग्जाम में सवाल बनते हैं, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे यहाँ पर अगला देखेंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे। जी हाँ, उनके बारे में पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे एग्जाम में भी सवाल बनते हैं। तो यहाँ निर्वाचन आयोग जो है 324 के तहत, जी हाँ, देखेंगे यहाँ पर कि और यह जो है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतदान का अधिकार जो है एक विधिक अधिकार है। और निर्वाचन आयोग जो चुनाव कौन कराता है तो यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव करवाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पंचायती राज प्रणाली के जो चुनाव है ये हमारा राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, और जो निर्वाचन आयोग है ये हमारा राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करवाता है। निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो इसमें मुख्य निर्वाचन आयोग तो 2 निर्वाचन आयोग से मिलकर बनी होती है, जिसमें प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग जो सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है आप लोग जरूर बताइए। तो वर्तमान में हमारे ज्ञानेश कुमार जी हैं। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे तो BS रमा देवी हैं। वेतन और भत्ते अनुलाभ की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनको वेतन भत्ते मिलते हैं। नियुक्तिकर्ता की बात करेंगे तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। और कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो इस तरह आपने देख लिया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयोग से मिलकर एक निर्वाचन आयोग बनता है, जो कि अनुच्छेद 324 के तहत है। यह जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव कंडक्ट करवाता है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो है सुकुमार सेन थे। वर्तमान में हमारे ज्ञानेश कुमार जी हैं। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी हैं। और वेतन भत्ते जो है इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार मिलते हैं। मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष है। इसे मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। इसे आप लोग याद रखेंगे। और मतदान का अधिकार जो है हमारा विधिक अधिकार है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे यहाँ पर आपात के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, आपातकाल के बारे में देखेंगे। तो आपातकाल से संबंधित कुछ पढ़ेंगे। तो आपातकाल उपबंध जो है हमारे भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक है। जी हाँ, 352 से लेकर 360 तक है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे तो 352 में है। कारण की बात करेंगे तो युद्ध, बाह्याक्रमण, सशस्त्र विद्रोह जो कि आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वां संविधान संशोधन प्रतिस्थापित करता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है हमारे अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। और इसके मुख्य कारण हो सकते हैं युद्ध, बाह्याक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है हमारे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। घोषणा की बात करेंगे तो अब तक 3 बार 1962 में, 1971 में, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। घोषणाकर्ता जो है राष्ट्रपति करता है संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, मतलब आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पे। अगला हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 में है। कारण की बात करें तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और आपातकाल की घोषणा संसद के द्वारा अनुमोदन पर की जाती है। इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर, जी हाँ, आपातकाल की घोषणा संसद के द्वारा अनुमोदन पर होती है। जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर से पारित करना होता है। वही राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर से पारित कराना आवश्यक होता है। वित्तीय आपात की बात करेंगे तो अनुच्छेद 360 में है। जी हाँ, वित्तीय आपात जो हमारा 360 में से अभी आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ हमारे महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में देखेंगे। कुछ हमारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला संशोधन नियम 1951 में, जो कि 9वीं सूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून को 9वीं सूची में डाला गया था। तो ये महत्वपूर्ण जो हमारी जो अमेंडमेंट थे हमारे संविधान में, उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हमारा पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसमें 9वीं सूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून को 9वीं सूची में डाला गया। दूसरा देखेंगे 21वां संविधान संशोधन नियम 1967 में सिंधी भाषा 8वीं सूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। तो यहाँ हमने देख लिया कि 8वीं सूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। 24वां संविधान संशोधन 1971, जी हाँ, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 संसद को अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। तो यहाँ हमने देख लिया 24वां संविधान संशोधन नियम 1971 संसद को अधिकार है कि संविधान के किसी भी भाग में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। 35वां संविधान संशोधन 1974, जी हाँ, सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया। जी हाँ, इसके तहत
इसे आप लोग याद रखेंगे। 36वां संविधान संशोधन की बात करेंगे 1975, सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। 42वां संविधान संशोधन की बात करेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था हमारा। तो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जोड़ा गया भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में। नीति निर्देशक तत्व भी जोड़ा गया। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का भी इसी 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। उद्योगों में प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 का के तहत इसे भी इसी के तहत जोड़ा गया था। अगला देखेंगे पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का, ये भी इसी के तहत जोड़ा गया था। और राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी है, इसे भी हमारी 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 44वां संविधान संशोधन जो कि बहुत ही यह भी इम्पॉर्टेंट है। कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी, यह भी हमारे 44वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। राष्ट्रीय आपात के विषय में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है, जिसे आप लोग याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आपात के विषय में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषित कर सकता है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार बनाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार बनाया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 52वां संविधान संशोधन 1985, 10वीं सूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया है। जी हाँ, 52वां संविधान संशोधन 1985 बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं सूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989, लोकसभा विधानसभा में मतदान की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है। जी हाँ, लोकसभा विधानसभा मतदान की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है। 69वां संशोधन अधिनियम 1991, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया है। जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हम और देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण संशोधन। 17वां संशोधन अधिनियम 1992 जो कि दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया। जी हाँ, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया, किसके तहत? 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। अगला देखेंगे 71वां संशोधन अधिनियम 1992। जी हाँ, इसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को 8वीं सूची में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, से आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 86वां संशोधन अधिनियम 2002, संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा का उपबंध किया गया है। मूल कर्तव्यों में 11वें मूल कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने का माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया है। तो यहाँ हमने देख लिया कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जो है, इसमें संविधान के मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा। नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। मूल कर्तव्य के 11वें मूल कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने का माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया, किसके तहत? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे 89वां संविधान संशोधन 2003, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग की व्यवस्था की गई, इसके तहत 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। 91वां संविधान संशोधन 2003 देखेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। जी हाँ, 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल जनसंख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता, और राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता, किंतु न्यूनतम 12 से कम नहीं होगी। और अपवाद के रूप में हमारा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली है और कई जैसे हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 92वां संविधान संशोधन 2003, 8वीं सूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ी गई। इसी के तहत 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या कुल 22 हो गई थी। तो यहाँ 92वां संविधान संशोधन जो है 2003 में जोड़ा गया, और इसमें जो है कुल 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, और इस तरह अब सारी जो हमारी कुल भाषाएं हो गई थी 22 हो गई थी। 97वां संविधान संशोधन 2011 जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। 99वां संविधान संशोधन 2014, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति (NJAC) की व्यवस्था अपनाई गई थी। वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 99वां संविधान संशोधन अधिनियम में जो है
कॉलेजियम प्रणाली को अब असंवैधानिक ठहराते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेए) की व्यवस्था की गई थी, परंतु 2015 में उच्चतम न्यायालय इसे असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में इसमें भारत बांग्लादेश के मध्य भू भाग का हस्तांतरण, जिसे 3 बीघा कॉरिडोर आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ हम देख सकते हैं। अगला देखेंगे 151वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर प्रणाली की संकल्पना के तहत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत की गई थी। जी हाँ, जीएसटी कब आया था? 151वां संविधान संशोधन 2016 में विजय केलकर की समिति की सिफारिश पे, से आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 102वां संशोधन अधिनियम 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जी हाँ, 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 103वां संशोधन नियम 2019, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की प्रावधान किया गया। जी हाँ, इस तरह SC, ST, OBC को आरक्षण की सुविधा मिलती है। इसी तरह अब जनरल वर्ग में भी ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामान्य श्रेणी के जितने भी अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको 10% के आरक्षण की व्यवस्था कब किस संविधान संशोधन में? 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत दिया गया है। अगला हम लोग देखेंगे 104वां संविधान संशोधन 104वां संशोधन अधिनियम 2019, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों 2030 तक बढ़ाया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष 2030 तक बढ़ाया गया। लोकसभा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 105वां संशोधन नियम 2021, राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC की पहचान करने और सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया। राज्यों में अधिकार 102वां संविधान संशोधन के द्वारा छीन लिया गया था। जी हाँ, राज्यों को पिछड़े वर्गों के जो पहचान है और सूची बनाने का अधिकार 105वां संविधान संशोधन नियम 2021 के तहत दिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 104वां जो है आप लोग ने जान लिया कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब 106 यहाँ पर अगला देखेंगे कि 106वां जो संविधान संशोधन है नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संबंधित है, जिसमें महिलाओं को 33% लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में 33% आरक्षण से संबंधित है। तो ये इसे आप लोग जान लीजिए कि 106वां संविधान संशोधन है जो हमारी महिलाओं से संबंधित, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं रुकेंगे और अगले क्लास में हम संविधान के भाग और अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, बाकी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।